तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। शॉर्ट में एनएलएम भी कहते हैं इसको, है ना। तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो इस चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको याद है तो जब हम थर्ड चैप्टर चालू किया था, मतलब मोशन स्टार्ट किया था, तो हमने बताया था कि हम मैकेनिक्स एक ब्रांच है उसको पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिक्स ब्रांच एक्चुअली में दो दो क्लासिफिकेशन में था। एक काइनेमेटिक्स हमने बोला था और दूसरा बोला था डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स में आप वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन के बारे में पढ़ते हो, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो कि मोशन के क्या क्या इफेक्ट हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है ना बच्चों। तो उसको हमने पढ़ा पूरे काइनेमेटिक्स में, जो अभी आपने थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ा है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स एक्चुअली में एनएलएम में। अब हम उसका कारण जानेंगे कि वो एक्सेलरेशन आने का कारण क्या है, वेलोसिटी चेंज होने का कारण क्या है। तो कॉस को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब इफेक्ट्स तो होंगे ही, उसके साथ यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे बच्चों कि कॉस को भी इंक्लूड करेंगे, उसका कारण भी यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आप जानते हो वो फोर्स है। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है फोर्स को लेकर। फोर्स की ही स्टडी करना है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं कि बच्चों ये जो पार्ट है मैकेनिक्स का, ये वो पार्ट है जिसमें हम कॉज प्लस इफेक्ट दोनों की चर्चाएं करेंगे। कॉज प्लस इफेक्ट ऑफ मोशन, है ना बच्चों। तो ध्यान रखेंगे, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स का जो एक दूसरा पार्ट है जिसको हमने बोला था डायनेमिक्स। तो इसी को डायनेमिक्स बोला जाता है। और ये किसका पार्ट है ओवरऑल, सब मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको पहले भी चर्चा करा चुका हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस का मतलब यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड है। तो कुल मिला के हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, फोर्स के बारे में कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन is all about the discussion of force। तो ये कुछ नहीं, फोर्स की चर्चा है सारी। अच्छा बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, ये जो फोर्स है आपने पहले पढ़ा है लोअर क्लासेस में, पुश और पुल। तो पुश और पुल होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी और अच्छी एडवांस डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, है ना। तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ऐसा नहीं कि नाइन्थ में नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ा आपने, 8th क्लास में पढ़ाया जाता है कि वो पुश और पुल होता है। उससे भी थोड़ी अच्छी डेफिनेशन अब हम यहाँ पे कवर करेंगे और फोर्स को समझेंगे। और फोर्सेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका ये होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इट इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ फोर्स के बारे में। तो मैं फोर्स के बारे में एक चीज बता दूं आपको, ठीक है। वो फोर्स तो पुश एंड पुल है। अच्छा, फोर्सेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पहले बताया गया होगा, कॉन्टेक्ट फोर्सेस होते हैं जिसमें कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ती है ना। और कुछ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे 3 प्रकार के नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसमें कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें भी कॉन्टेक्ट जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स को भी 12th क्लास में पढ़ना, वो भी आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल से आपको पता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस क्या फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आई होप, मान के चल रहा हूँ कि सारी बेसिक चीजें आपको 9th या 8th में सिखा दी गई। हम उसके थोड़े से आगे से पढ़ेंगे। कुछ चीजें जो जरूरी हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दे दूंगा, बाकी सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फोर्स होता है बच्चों, वो दोनों प्रकार की बॉडीज लगा सकती है। दोनों प्रकार की मतलब लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगा सकते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स तो आप जानते हो कि ऑब्वियस सी बात है, वो फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी फोर्स लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ट्री है, तो ट्री का जो, अगर हवा चल रही है तो उसके पत्ते हिलेंगे। पत्ते हिले मतलब उस पत्तों पे फोर्स लगाए। उन पत्तों पे फोर्स लगाने वाला कौन? उन पत्तों पे फोर्स लगाने वाली हवा है। यानी कि यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि लिविंग थिंग्स ही बच्चों क्या हो लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो ऐसा नहीं है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों दोनों अप्लाई कर सकती हैं फोर्स, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स बोथ कैन अप्लाई फोर्स, तो ये दोनों ही फोर्स लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए ना।
तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ कैन अप्लाई फोर्स बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद फिर इसमें अगर हम आगे बात करें तो बेसिकली जो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो आपको पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉज हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखूं तो ये बच्चों जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसमें न्यूटन ने कितने लॉज दिए हैं पूरे मोशन को कवर करने के लिए, कॉस को कवर करने के लिए, तो 3 लॉ दिए हैं ना बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट लॉ, ये आपका सेकंड लॉ और ये आपका थर्ड लॉ। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो मैं आपको अभी बेसिक बता देता हूं कि ये एक्चुअली बताते क्या है। देखो मैंने आपको बोला कि पूरा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है चैप्टर, ये डेडिकेटेड है फोर्स के लिए। हमें फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्स करना है, और न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे। थ्योरी तो अभी 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें इसमें न्यूमेरिकल करना है जमकर। तो यहाँ पे देखो जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, ध्यान रखना। डेफिनेशन ऑफ फोर्स यानी फोर्स को डिफाइन किया गया है, जो फोर्स को डिफाइन किया गया है उसी को हम बोलते, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में डिफाइन किया गया। मतलब पहले फोर्स होता क्या है ये हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है उसका बेसिक जो चीज है जो वो हमें देता है, ये देता है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। यानी हमने फर्स्ट लॉ में उसको डिफाइन किया और सेकंड लॉ में हमने इसको कैलकुलेट किया है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम किसमें बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। और फिर जो आपका बचता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स बताता है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। मतलब ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि फोर्स लगाने के लिए 2 बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, बिना 2 बॉडीज इन्वॉल्व हुए फोर्स नहीं लगता। यानी एक तो फोर्स लगाने वाला चाहिए और एक बॉडी वो चाहिए जिसपे फोर्स लग रहा है। 2 बॉडीज नहीं होंगी तो फोर्स बच्चों नहीं लगने वाला। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो ये थर्ड लॉ बताएगा, वो जो आप जानते हो, ये भूलता नहीं किसी बच्चे को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। वैसे सेकंड लॉ है वो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स दे रहा। तो देखो आप तीनों लॉ को देखेंगे तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर तीनों ही लॉ फोर्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। पहला लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दूसरा लॉ कैलकुलेशन ऑफ फोर्स और तीसरा लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। और अच्छा बच्चों मैं इसमें एक बात बता दूं आपको कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रियल लॉ भी कहा जाता है, याद रखेंगे, रियल लॉ ऑफ मोशन। मैं रियल लॉ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर न्यूटन ने केवल सेकंड लॉ भी दिया होता, फर्स्ट और थर्ड लॉ नहीं दिया होता, तो भी आप फर्स्ट और थर्ड लॉ इजीली समझ जाते हैं सेकंड लॉ से, है ना। इसलिए सेकंड लॉ मेन बेसिकली आपका लॉ है, ऐसा भी आप कह सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर सेकंड लॉ को ढंग से समझ ले तो उसमें फर्स्ट लॉ अपने आप इंक्लूड कर जाता है और थर्ड लॉ भी अपने आप समझ में आ जाता है, उसमें कोई अलग सी चीज नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अगर फर्स्ट और थर्ड लॉ नहीं भी दिया जाता, केवल सेकंड लॉ को अगर ढंग से समझा दिया जाता तो इसमें फर्स्ट और थर्ड लॉ ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाते। इसलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मैं आपको सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ पे कैसे पहुंचा जाता है ये भी बता दूंगा, और इससे थर्ड लॉ पे कैसे पहुंचा जाता है ये भी बता दूंगा। हालांकि हम तो पढ़ेंगे भाई, फर्स्ट लॉ भी पढ़ेंगे और सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें कोई थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो तीनों लॉ पढ़ेंगे। तो थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, थ्योरी जल्दी हम खत्म कर देंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और पूरी फिजिक्स में ही न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है ये तो, है ना। तो थ्योरी को हमें अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस करनी है जमकर, है ना, तो हमें चीजें समझ में आती जाएंगी। चलिए, तो ये मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन दे दिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि कौन सा लॉ क्या बताता है। अब इसको 1 बाय 1 करके हम डिटेल में समझते जाते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले एक टर्म होता है बच्चों जिसको बोलते हैं इनर्शिया। तो ये थोड़ा सा पहले इनर्शिया को समझ लेते हैं, है ना। तो अब ये इनर्शिया क्या होता है बच्चों, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ये पेन रखा है, तो अगर इस पेन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं,
तो ये पेन रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा हमेशा, ये अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। अगर मुझे हिलाना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये हिलेगा। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये अपने आप से हिलने वाला नहीं है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट को मेंटेन करता रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि वो उसका इनर्शिया है, मतलब वो अपने आप के स्टेट में कोई चेंज नहीं चाहता। वैसी कोई चीज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डायरेक्शन भी फिक्स है, तो वो स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। वो कभी भी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक एक्सटर्नल क्या नहीं लगेगा बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल बॉडी उसको आके फोर्स नहीं लगाएगी, है ना बच्चों। तो अपनी स्टेट को मेंटेन करना कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में ही रहे, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहे, कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती रहे, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, तो हम इसको बोलते हैं इनर्शिया। वो जो प्रॉपर्टी है कि अपने स्टेट में किसी भी प्रकार का वो चेंज नहीं चाहता, उसी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, इनर्शिया। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो आप इसमें लिख सकते हो इनर्शिया में कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, the property of any matter by virtue of which a body does not want to change its state, मतलब वेदर स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, उसमें किसी प्रकार का वो चेंज नहीं चाहता है, कॉमा या फिर और स्टेट ऑफ मोशन, तो अगर वो मोशन में है, कांस्टेंट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का वो चेंज नहीं चाहता, और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, बिना फोर्स लगे उसकी डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो किसी प्रकार की स्टेट में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे स्टेट ऑफ मोशन हो, चाहे स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो, तो वो खुद से कभी भी इनमें चेंज नहीं चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम बोलते हैं इनर्शिया, है ना बच्चों। तो आई होप आपको इनर्शिया समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डज नॉट वांट टू चेंज इन इट्स स्टेट is called as inertia। तो आई होप आपको इनर्शिया की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब बच्चों ये इनर्शिया मैंने आपको समझाया कि वो किसी प्रकार के स्टेट में चेंज नहीं चाहता, चाहे वो रेस्ट हो, चाहे मोशन हो, चाहे वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो। तो इनर्शिया के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है ना, लेकिन हाँ फिर भी हम इनर्शिया को कंपेयर कर सकते हैं कि किसी बॉडी का इनर्शिया कब ज्यादा है, किसी का कब कम है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ये इनर्शिया होता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू मास, मतलब प्रोपोर्शनल टू मास है, ऐसा समझो आप। कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं बॉडी को देखकर कि उसका इनर्शिया कम है कि ज्यादा, मतलब वो कितनी स्ट्रांगली अपने स्टेट को मेंटेन करता है, वो उसका मास बताता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से हम बॉल फेंक दें, तो आप बॉल रोक लोगे क्योंकि उसका मास बहुत कम है, तो आसानी से कैच कर लोगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसका मोशन रोक दोगे आप, है ना, ये नॉर्मल वाली बात। लेकिन मान लीजिए कि वहीं 20 मीटर पर सेकंड से आती हुई ट्रेन है, दौड़ती हुई ट्रेन है, और फिर आप सोचो कि उसको आप रोक लो हाथ लगाकर, तो नहीं रोक पाओगे आप, वो तो आपको ही उड़ा के ले जाएगी ना। ट्रेन को रोकना थोड़ा ना पॉसिबल है। तो उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा था, इसलिए उसकी स्टेट में आप चेंज नहीं ला पाए, जबकि टेनिस बॉल की स्टेट में आप चेंज इसलिए ले पाए क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो आप ऐसा सोचो कि मास जो है, या फिर आप ऐसा सोचो कि अगर ये पेन उठाना होता तो इस पेन को तो मैं बहुत आसानी से उठा लेता हूँ फोर्स लगा के,
लेकिन सोचो अगर रोड पर एक ट्रक खड़ा है तो क्या मैं ट्रक को उठा लूंगा क्या अपने हाथों से? नहीं उठा सकता। उसका इनर्शिया जो है, उसकी स्टेट चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा समझे कि उस बॉडी का जिसका मास ज्यादा होगा, उसकी स्टेट में चेंज लाना किसी भी प्रकार की, चाहे उसके डायरेक्शन में चेंज लाना हो, चाहे उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाना हो या मोशन में चेंज लाना हो, तो आप नहीं लगा सकते। मतलब उसके लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और कम मास का पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप बड़े ही आसानी से उसका स्टेट चेंज कर पाओगे। तो आप इनर्शिया को वैसे हम किसी तरीके से कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन इनर्शिया को कंपेयर कर सकते हैं, और इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका ज्यादा मास, उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा रिजिड होगी, मतलब वो ज्यादा स्ट्रांगली अपनी स्टेट को बचाएगा चेंज करने से, और जिसका मास कम होगा वो वीक होगा, तो आप उसकी इनर्शिया में आसानी से चेंज ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट बच्चों क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया उसको लिख लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो इनर्शिया है ये मैंने आपको अभी समझाया, तो इसके इनर्शिया के टाइप्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 टाइप के इनर्शिया है, 3 मतलब 3 स्टेट होती हैं, तो उसके लिए 3 इनर्शिया होते हैं। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, है ना। तो वो 3 टाइप इनर्शिया क्या है, जो स्टेट से मैंने आपको रिलेटेड बताया। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहती है, वो कभी भी मूव नहीं करना चाहती, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये पूरा थ्योरेटिकल चीज आपको बुक्स में मिल जाएगा, आपके रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पर, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ और कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप इसको किताबों से ही पढ़ना, क्योंकि अगर मैं लिखवाने जाऊंगा तो 1-2 लेक्चर तो इसी में लिख जाएगा, इतनी ज्यादा थ्योरी है इसमें, है ना। तो मैं वो थ्योरी नहीं दिखाने वाला, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो डेफिनेशन ऐसी है, मैं लिखूंगा नहीं, ये आपको खुद को लिखना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डेफिनेशन ऑफ फोर्स है उसमें ये कहा गया है, मतलब डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसमें ये कहा गया है, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट वांट्स टू बी इन रेस्ट until और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक ये बॉडी हिलने वाली नहीं है, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्रांतिकारी चीज तो है नहीं, ये बात हमें समझ में आती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, देखो मैं एग्जाम्पल से आपको और क्लियरिटी लाता हूँ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे अभी दिवाली दशहरा आने वाला होगा, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों के घर में साफ सफाई चालू हो गई होगी, क्योंकि पेरेंट्स साफ सफाई तो करवाते हैं, और नहीं भी करवाते होंगे तो आपके पेरेंट्स कभी कभी संडे को या साफ सफाई करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो आपका घर का कारपेट होता है बच्चों, उसको जब साफ करते हैं आपके पेरेंट्स या आप खुद साफ करते होगे, तो ये ऐसे कारपेट को क्या करते हो आप कि ऐसे हैंग कर लेते हो, हाथ से पकड़ लेते हो ऊपर की तरफ, और फिर एक स्टिक से इसको पीटते हो, इस कारपेट को ऐसे स्टिक से एक पीटते हो, तो आपने देखा है इसमें डस्ट निकलती है, डस्ट निकलती है। तो होता क्या एक्चुअली में कि इस कारपेट में ऐसे डस्ट पार्टिकल फंसे हुए हैं, डस्ट पार्टिकल फंसे हुए हैं बहुत सारे। तो जब आपने इस स्टिक से इसको बीट किया तो आपने कारपेट पे फोर्स लगाया, तो कारपेट जो है वो ऐसे आ गया, मतलब कुछ एंगल ऐसे मूव कर गया। लेकिन क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स पहले रेस्ट पे थे जब तक आपने हिट नहीं किया था, और फोर्स लगा कारपेट पे, तो कारपेट तो मूव कर गया, बट डस्ट पार्टिकल पहले रेस्ट पे थे, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये अभी भी रेस्ट पे रहे। और फिर जब कारपेट मूव कर गया तो ये रेस्ट पे थे तो वहीं रुक गए, फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो कहां आ जाते हैं बच्चों, नीचे आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इस तरीके से कारपेट से जो डस्ट है वो आपकी अलग हो जाती है ना। ये तो फर्स्ट एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है, हर किसी ने ऐसा किया होगा या देखा जरूर होगा। तो आपने जब कारपेट को हिट किया, कारपेट के अंदर की जो डस्ट फंसी हुई थी वो रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पे रही, आपने फोर्स लगाया कारपेट पे, तो कारपेट अपनी जगह से मूव कर गया, बट रेस्ट वहीं रह गया ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर उसके बाद क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो सारी की सारी डस्ट जो है वो कहां आ जाती है बच्चों, ग्राउंड पे आ जाती है। इस तरीके से कारपेट से डस्ट मूव हो जाती है
एंड इट इज द फिनोमिना ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आप सेकंड एग्जांपल देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ट्री है, आम वगैरह लगा है या जो भी लगा है, अमरूद वगैरह जिसका भी ट्री है बच्चों, तो यहाँ पे एक बच्चों अमरूद है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि जिस ब्रांच में है तो आप यहाँ पे चढ़ गए, तो आप इस फ्रूट के पास नहीं पहुंच रहे हो, तो आप क्या करोगे, या आपने एक डंडा ले लिया और इस ब्रांच को हिट किया, आपने ब्रांच को हिट किया है ना, या फिर चढ़ के आपने ब्रांच को हिलाया, तो आपने फोर्स ब्रांच पे लगाया, तो फोर्स के कारण वो ब्रांच तो हिल गई, बट फ्रूट जो था वो पहले रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वहीं रुक जाता है। तो ब्रांच हिलने की वजह से वो तो मूव कर रहा है लेकिन फ्रूट तो वहीं रुक गया, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, मतलब जिससे हैंग होता है फ्रूट, वो चीज टूट जाती है क्योंकि फ्रूट मूव नहीं करना चाहता। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये ब्रेक हो जाता है और वो फिर नीचे गिर जाता है, और आप फिर उसको बढ़िया खा लेते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो फोर्स लगा लेता है ताकि वो फ्रूट मुड़ जाता है, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो आसानी से नहीं टूटता। लेकिन जो फ्रूट पक गया है उसका बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो आप अगर यहाँ पर ब्रांच पे फोर्स लगाते हो तो बड़े ही इजिली वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि आप जो स्टिक है वो डायरेक्ट फ्रूट पे नहीं मारना चाहोगे, नहीं तो फ्रूट खराब हो जाता है, इसलिए आप ब्रांच पे हिट करते हो, तो ब्रांच मूव कर जाती है, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से फ्रूट जो है वो अपनी जगह पे रहना चाहता है, तो वहीं रह जाता है। तो ब्रांच मूव करता है, फ्रूट मूव नहीं करता है, तो उनके बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है अगर फ्रूट पक गया है तो, और फिर वो नीचे फॉल हो जाता है, फिर आप उसको जैसे भी यूज करना चाहे यूज कर लेते हो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है ना। तो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, अब जो मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये तो बहुत कॉमन है, ये हर बच्चे ने, हर किसी ने फील किया ही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको समझने में। कि मान लीजिए बस है, बस का ड्राइवर है ना बच्चों, और बस में आप यहीं कहीं पे ऐसे सीट में बैठे हुए हैं, फिर ये आगे की सीट है बच्चों इस तरीके से, है ना, फिर पीछे सीट है। मान लीजिए आप सीट पे बैठे हैं, अभी बस स्टार्ट नहीं हुई है, आप जाके खड़ी हुई थी, बस रेस्ट पे थी, तो सीट भी रेस्ट पे थी, सब चीजें रेस्ट पे थी, आप भी बैठ गए तो आप भी रेस्ट पे आ गए, है ना। अब आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ चुका है। अब ये जो बस का ड्राइवर है जैसे ही आगे धक्का लगाता है, मतलब आगे एक्सीलरेटर दबाता है, तो इस पे बस पे फोर्स लगता है, तो बस आगे की तरफ खिसकती है। अब इस बस से जुड़ी हुई ये सीट है बच्चों, तो ये सीट भी आगे खिसकेगी, तो लोअर पार्ट ऑफ द जो बॉडी है आपका वो भी सीट के साथ अटैच है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा, सीट फोर्स लगाएगी तो वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन आपका जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो सीट के साथ अटैच नहीं था, तो आप पीछे जाके सीट से टकरा जाते, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द जो बॉडी है वो आपका रेस्ट पे था और रेस्ट पे ही रहना चाहता था, वो अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहता था जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो आपका जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहीं रह जाता है, बस आगे निकल जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, आप पीछे की तरफ नहीं जाते हो, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे चली जाती है, आपका जो अपर पार्ट है वो वहीं रहता है, और फिर पीछे से जो सीट का बेस है वो आके आपको धक्का देता है, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी भी मोशन करने लगती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना बच्चों। तो सभी ने ये फील किया होगा, कभी ना कभी आप बस पे बैठे होगे, ट्रेन पे बैठे होगे, तो ट्रेन चलना चालू करती है तो अचानक से एक्सेलेरेशन होता है, तो आप पीछे सीट से चिपक जाते हैं, ये सभी ने महसूस किया है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो खिसक जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे फोर्स नहीं लगता है तो वहीं रह जाता है, फिर पीछे का बेस जो है सीट का वो आके धक्का देता है, तो आपकी पूरी बॉडी मोशन में आ जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मैं और एग्जाम्पल्स की बात करूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, तो आपने कभी शायद ये एक्सपेरिमेंट भी किया हो या कभी देखा हो कि भाई कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ग्लास ले लेते हैं कई लोग और उसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड लग देते हैं, और कार्डबोर्ड के ऊपर अगर आपने 5 का सिक्का रख दिया है, 5 रुपी कॉइन, या फिर अब तो 10 रुपी कॉइन आ गया है, वो थोड़ा सा हैवी होता है, ये 1 रुपी 2 रुपी में नहीं होगा, तो आपने 10 रुपी का कॉइन ले लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर रखा, इस कार्डबोर्ड को फ्लिक कर दो आप, फ्लिक मतलब ऐसे आप झटका दे देंगे बहुत तेजी से, तो ये कार्डबोर्ड उड़ जाएगा, लेकिन ये सिक्का कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने फोर्स कार्डबोर्ड पे लगाया है और इसके ये रेस्ट पे था, तो ये अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, अपना मोशन चेंज नहीं करना चाहेगा। आपने कार्डबोर्ड पे फ्लिक किया तो कार्डबोर्ड उड़ गया, तो फिर ये कार्डबोर्ड यहां से निकल जाता है और फाइनली ये जो कॉइन है मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से ग्लास में गिर जाता है। और कई लोग ये करके दिखाते हैं और बोलते हैं देखो जादू हो गया। जादू नहीं, वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, है ना।
तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी, समझ में आया होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको बुक्स में लिखे होंगे और भी कुछ लिखे होंगे, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ये समझा दिया, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। देखो बच्चों, अब हम आगे बढ़े तो जो हमारा सेकंड टाइप का इनर्शिया है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, दी इनर्शिया ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगी, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड में ही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक वो हमेशा मोशन में रहेगी। अब ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसको समझने में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, है ना। मतलब अब तो ठीक है, अब तो काफी चीजें हमें समझ में आती हैं, लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन पहले जब ये बताया गया था शुरुआत में, गैलीलियो साहब ने इसको बताया था, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपने सुना होगा, गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि पहले न्यूटन ने बाद में काम किया इस पर। न्यूटन ने बाद में काम किया है, गैलीलियो ने पहले काम चालू कर दिया था। उन्होंने काफी चीजें दी, जैसे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी उन्हीं ने निकाली थी कई सारे एक्सपेरिमेंट करके, है ना। तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। आप कभी उनकी बायोग्राफी पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी उसके, कैसी कैसी कैलकुलेशन कर कर क्या किया है, चीजों को डिस्कवर किया है। तो उनकी जो बायोग्राफी है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अगर कभी मौका मिले तो आप पढ़ा करो, साइंटिस्टों की बायोग्राफी पढ़ा करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला करेगा, है ना। खैर हम उस पर नहीं आ रहे हैं, हम तो यहाँ पे आ जाते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसको समझाने के लिए, क्योंकि पहले जब ये बताया गया था तो लोग इसको नहीं समझ पाए थे, क्योंकि उस समय, उससे पहले एरिस्टोटल एक और फिलोसोफर हुआ करते थे। पहले फिलोसोफर्स होते थे जो चीजों को प्रूफ नहीं करते थे, बस अपनी फिलोसफी दे दिया करते थे, है ना। फिर बाद में साइंटिफिक युग आया तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके नियम बनाए, उसको चेंज करना चालू किया, लेकिन पहले फिलोसोफर हुआ करते थे। तो ऐसे एक फिलोसोफर होते थे एरिस्टोटल, तो उन्होंने कहा था कि एक्चुअली में मतलब इनर्शिया तो गैलीलियो ने बताया, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो अपने आप रुक जाती है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हम किसी बॉल को रोल कर दे तो वो फाइनली एक समय के बाद वो हमेशा चलती थोड़ी ना रहेगी बच्चों, वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी, है ना, क्योंकि सबने यही देखा रहता है। लेकिन उस समय फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, अब हमें पता है आज की डेट में कि वो क्यों रुकती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स, उसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है दो सरफेसेस के बीच में, जैसे इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन भी पढ़ेंगे आगे चलकर, है ना। लेकिन उस समय इस चीज को समझाना बड़ा कठिन था, तो गैलीलियो ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करके लोगों को समझाया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहती है जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, है ना। तो मैं उस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करके दिखाया लोगों को। उन्होंने ऐसे दो प्लैंक ले लिए, अच्छा ये प्लैंक इतने स्मूथ बनाए गए थे कि फ्रिक्शन बहुत कम हो, लगभग ना के बराबर। तो ये बहुत ज्यादा जो सरफेसेस थी, ये प्लैंक था, ये नीचे ग्राउंड था, तो इस सरफेसेस को उन्होंने बहुत स्मूथ बनाया, बहुत स्मूथ, और ऊपर से पेंट भी कर दिया, ऑयलिंग भी कर दी, लुब्रिकेशन भी कर दी, ताकि फ्रिक्शन बहुत कम हो, जितना कम से कम। तो फुल्ली रिमूव तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको नेग्लिजिबल बना सकते हो। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन था, इस प्लेन को उन्होंने किसी एंगल पे रखा, जैसे मान लो θ1, तो इसको भी उन्होंने θ1 पे ही रखा। फिर यहां से ग्राउंड से किसी h हाइट पर उन्होंने एक बॉल छोड़ी और लोगों को दिखाया। तो यहां से जब बॉल छोड़ी तो मोशन अंडर ग्रेविटी से हमें पता चल रहा है कि ये नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, फिर ऐसे ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा। तो यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पर इसकी रफ्तार एक फिक्स हो गई होगी बच्चों, नीचे आने पे इसकी एक वेलोसिटी आ गई होगी, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट है जी का, एक कंपोनेंट है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते एक वी हो गई होगी h हाइट से जब नीचे आया। फिर ये v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा कांस्टेंट, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इस प्लैंक में वो ऊपर चढ़ना चाहिए था। तो अगर ऊपर चढ़ना चाहिए था, अगर इसकी वेलोसिटी v है, तो ये फिर से इतनी हाइट h हाइट तक मूव करना चाहिए। तो देखा गया कि वाकई में ये h हाइट तक मूव करता है, इसमें कोई समस्या वाली बात, वर्टिकली h हाइट पे मूव करता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है ना, डाउनवर्ड।
तो उसके अपोजिट में वो h हाइट से आया था तो h हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और इस लेंथ के दौरान यहाँ पे क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी कम नहीं हुई, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन कांस्टेंट रही थी बच्चों। फिर उन्होंने क्या किया कि इसी को थोड़ा सा और चेंज किया। अब उन्होंने ये वाला प्लेन तो θ1 एंगल पे रखा, लेकिन अब ये वाला जो प्लेन है इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट कर दिया, मतलब ये जो θ2 एंगल है इसमें उन्होंने किया कि θ1 θ2 से बड़ा रखा। अब यहाँ पे उन्होंने फिर से h हाइट्स की बॉल से छोड़ा। अब लोगों को ये लगा कि ये वापिस अब h हाइट तक नहीं चढ़ेगा, लेकिन जब ये देखा गया तो यहाँ पे v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी v वेलोसिटी है, तो ये देखा गया ये और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है, और ये तब तक ऊपर जाता है जब तक सेम हाइट कवर ना कर ले h, मतलब वर्टिकल हाइट सेम है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चों, जब h हाइट से वो नीचे गिरा तो v वेलोसिटी लिया, तो जब ऊपर चढ़ रहा है तो भी v वेलोसिटी चढ़ रहा है, तो वही हाइट गेन करेगा जो इसकी पहले हाइट थी, है ना बच्चों। तो ये देखो उतनी हाइट, लेकिन अब आप सोचो कि इसका एंगल अगर हमने कम कर दिया तो उतनी हाइट चढ़ने के लिए जितनी हाइट पहले चढ़ रहा था उतनी हाइट चढ़ने के लिए डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा होगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये लेंथ है तो ये लेंथ जो है बच्चों s1 है, तो ये लेंथ जो है सेकंड केस में मान लीजिए s2 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि s2 इज ग्रेटर देन s1। और चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, उससे भी बता सकते हो। अगर हाइट सेम है और एंगल कम हो गया है तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया होगा, क्योंकि हाइट तो सेम रखना है, तो डिस्टेंस बढ़ गया। फिर इसको अगर उन्होंने और टिल्ट किया, कम किया, तो ये सेम हाइट तक चढ़ने के लिए और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर सोचो एंगल जीरो कर दो तो ये h हाइट इसको कहां जाके मिलेगी? अगर ये जीरो एंगल होता ये प्लेन, तो ये h हाइट इसको कहां जाके मिलेगी? इन्फिनाइट, मतलब ये इन्फिनाइट तक, अनंत काल तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता जाएगा, अनंत काल तक। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे नहीं इस बॉल पर, तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया बाद में कि एक्चुअली में जो आपका पार्टिकल होता है अगर वो मोशन में है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं तोड़ सकते आप, वो हमें। तो देखिए स्टूडेंट, ये फिर अगर फ्लैट हो जाएगा तो ये हाइट कभी मिलने वाली नहीं, ये तो इन्फिनाइट चला जाएगा। यानी कि कोई पार्टिकल अगर बीच में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया तो ये पार्टिकल कभी रुकने वाला नहीं है, तो ये अनंत काल तक मूव करता रहेगा, है ना। बस रियलिटी में ग्राउंड पे जब आप बॉल फेंकते हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन होता है, तो कुछ समय के बाद वो रुक जाता है, और फ्रिक्शन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो इस तरीके से ये समझाया गया कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी, मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों फिक्स रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना बच्चों। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें, देखिए। तो जैसे पहला एग्जांपल जो फिर से बहुत जनरल एग्जांपल है इसका, हर किसी ने इसको बेसिकली देखा होगा या महसूस किया होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। भाई ये ड्राइवर है, ये बस है, बस अब चल रही है बच्चों, बस अब चल रही है। तो बस चल रही थी v वेलोसिटी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है इसमें सीट में आप पीछे बैठे हैं तो आप भी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में, है ना। तो आप भी मोशन में हो, और मोशन में हो तो आप मूव करते जा रहे हो। फिर यहाँ पे एक आगे सीट है, फिर आपके पीछे भी सीट है ना। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक लगाया और ये जैसी बस रेस्ट पे आई, मतलब ब्रेक लगाया तो इसने फोर्स पीछे की तरफ लगाया, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगा दिया, तो बस रुक गई। तो ये सीट बस से कनेक्टेड है तो उस पर भी फोर्स लग गया, तो सीट भी रुक गई। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका कनेक्टेड है सीट से, तो वो भी रुक गया। लेकिन आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्टेड नहीं था, वो तो मोशन में था, तो वो आगे चला जाएगा और आप आगे जाके सामने वाली सीट से टकरा जाते हो अगर एकदम से ब्रेक लगाया जाए। तो जब ब्रेक लगाया जाता है तो आपने देखा होगा कि आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे की तरफ जाता है, और अगर बहुत तेजी से बस वाला ब्रेक लगा दे, तो आपने कभी स्कूल बस में बैठा हो तो कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, जाके अपना जो आपका सर है वो सीधा सीट से टकरा जाता है और फिर आपके सर में चोट आ जाती है ना। फिर घर पर मम्मी बाम लगाती हैं। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल है ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है ना बच्चों। जैसे कि अगर मैं और बात करूं तो आप सोचो, आप खुद विचार करें, आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए कि कोई कार चल रही है और ऊपर आपने लगेज रख दिया, लगेज,
तो अगर लगेज रख दिया है और उसको बांधा नहीं है तो सोचो जब ये रोकेगा तो ये लगेज तो आगे फेंका जाएगा, क्योंकि ये मोशन में था और मोशन में ही रहना चाहता था। आपने फोर्स लगा के किसको रोक दिया भाई? कार को रोक दिया, लगेज को थोड़ी ना रोका आपने। इसलिए इसको क्या करते हैं बच्चों, जब किसी कार के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर, बस के ऊपर जब सामान रखा जाता है तो या तो वहां रेलिंग बना दी जाती है या फिर उसको रस्सी से बांध दिया जाता है। नहीं तो रस्सी से नहीं बांधेंगे या फिर रेलिंग नहीं होगी तो वो तो फेंका जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि उस पे फोर्स नहीं लगा था तो वो मोशन में ही था। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियर होंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किसके हैं बच्चों? आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। या फिर कई और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में स्टेशन में उस ट्रेन चल रही होती है और आप उससे कूद जाते हो। लेकिन जब आप कूदते हो तो आप कूदते ही साथ रुक नहीं जाते हो। अगर ट्रेन चल रही हो आप थोड़ा आगे भागते हो ट्रेन के साथ और फिर रुकने की कोशिश करते हो। और अगर आप भागने की कोशिश नहीं करोगे, सीधा कूद जाओगे तो आप गिर जाओगे, खिसक जाओगे आगे की तरफ, क्योंकि आप मोशन में होते हो बच्चों। तो मोशन को रोकने के लिए इनर्शिया चाहिए, तो फिर वो धीरे धीरे आप दौड़कर फ्रिक्शन की मदद से अपने आप को रोक लेते हो। और ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप गिर जाओगे, फिर पूरी बॉडी में फ्रिक्शन लगेगा तो आपकी पूरी बॉडी छिल जाएगी, है ना। इसलिए कभी भी चलती हुई ट्रेन से कूदना नहीं चाहिए। इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और जिसको फिजिक्स नहीं आती होगी उसके लिए तो बहुत ही डेंजरस है ना। तो ऐसी कलाकारी बिल्कुल भी कभी भी मत किया कीजिए। इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं होती, आराम से उतरे जब ट्रेन रुक जाए, आराम से चढ़े जब ट्रेन रुकी हो, है ना। चलती हुई ट्रेन से ना चढ़े, ना चलती हुई ट्रेन से कूदें, या चलती हुई बस से भी नहीं कूदें। तो आई होप आपको ये इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बाकी थ्योरी बहुत है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है आपको वो किताबों से पढ़नी पड़ेगी। हम अगर उस थ्योरी को पढ़ने जाएंगे तो हमारे 2-3 लेक्चर तो उसमें ही निकल जाएंगे ना। तो इतना टाइम हम नहीं गवा सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज आएंगी धीरे धीरे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा थर्ड इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो ये भी है, आप बिना एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हो भाई, उसके लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, है ना। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगी, जब तक कि अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। अब देखो, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल की बात करूं, तो मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं, किसी कार में बैठे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है कार, है ना बच्चों। तो वो ऐसे चल रही है, फिर एक ऐसा टर्न आया, ये रोड ऐसे निकल गया। तो जब ऐसे टर्न ले गए बच्चों ये कार, और मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं और कार में आप दरवाजे के साइड बैठे हैं और दरवाजा बंद करना भूल जाओ आप। अगर दरवाजा बंद करना भूल जाओगे तो कार तो मुड़ जाएगी, क्योंकि कार पे तो फोर्स लगा स्टीयरिंग के द्वारा, तो कार मुड़ गई। कार मुड़ गई, लेकिन आप थोड़ी ना मुड़े, आपका दरवाजा तो खुला रह गया। तो आप सीधे कार से कहां फेंका जाओगे बच्चों? बाहर, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, आप पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसलिए कार मुड़ गई। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे तो सीधे स्ट्रेट लाइन में ही चले जाओगे, दरवाजा खोल के दरवाजे से बाहर डायरेक्ट। इसलिए कार का दरवाजा बंद करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब कार का दरवाजा बंद होता है तो होता क्या है कि आप स्ट्रेट लाइन में तो जाते हो, लेकिन कार के दरवाजे से चिपक जाते हो, फिर कार का दरवाजा आप पर फोर्स लगाता है और फिर आपको मोड़ता है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब बस मुड़ती थी और आप खिड़की वाली सीट पे रहते थे, या फिर आप ट्रेन में जब मुड़ती है तो आप जो सीट है खिड़की की तरफ, जो बस का जो वो वॉल है, उससे जाके चिपक जाते थे आप, जब बस टर्न ले रही होती है। तो फिर वो जो वॉल है वो आप पे फोर्स लगाती थी, या दरवाजा फोर्स लगाता है, तो आप मोड़ पाते हो, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या फिर इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल जो सभी बच्चों ने लगभग बचपन में किया होता है, कि एक रोप से एक स्टोन बांध देते हैं, या कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें एक हैवी पार्टिकल रहता है और एक रोप होती है, तो इसको घुमाना चालू कर देते हैं चारों तरफ, ऐसे खेलते खेलते। तो इस तरीके से उसको बार बार रोटेट करते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हो कि अपने हाथ से फोर्स लगा रहे होते हो इस पार्टिकल के ऊपर, तो ये पार्टिकल अपना डायरेक्शन, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है ना बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो वो बात अलग है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो,
लेकिन इसमें डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। अब आप सोचो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये हाथ से फोर्स लगाना बंद कर दो, मान लो आपका ये जो पार्टिकल है जुड़ा हुआ ये यहाँ पे है, अब आपने यहाँ पे फोर्स लगाना छोड़ दिया, मतलब हाथ से इसको छोड़ दो, तो जब आप इस पार्टिकल को छोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि आपने हाथ से इसको छोड़ भी दिया फिर ये ऐसे गया और ऐसे घूम के आया और फिर आपको ही हिट हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। बूमरैंग का आप एग्जांपल मत देना, वो अलग चीज होती है ना। अगर किसी पार्टिकल को आप छोड़ दोगे तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, तो फिर फोर्स लगना बंद हो गया, तो कोई भी पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करता है, वो अपनी डायरेक्शन बदलना नहीं चाहता है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के एग्जांपल्स भी समझ में आ गए होंगे बच्चों, किताबों से एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको सिंपल भी लग रहा होगा और पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएंगी चीजें, है ना, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको इनर्शिया समझा दिया, तीनों टाइप के इनर्शिया समझा दिए, एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, या इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आप हेडिंग डालें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और या गैलीलियो ऑफ इनर्शिया जो है ये आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है। तो जो इसकी स्टेटमेंट है एक्चुअली में वो फोर्स की डेफिनेशन है, उसमें फोर्स डिफाइन किया गया। क्या बोला गया है कि ऐसी कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी भी प्रकार के इनर्शिया को चेंज कर पाए या चेंज करने की कोशिश करे, कोशिश भी बच्चों वो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स कहलाती है। जैसे मैंने क्या किया कि ये रेस्ट पे था पेन, मैंने फोर्स लगा दिया तो ये मोशन में आ गया, तो जो मैंने एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की है इसका इनर्शिया चेंज करने के लिए वो फोर्स कहलाएगा, उन्होंने ये कहा। या फिर सोचो कि मैं अभी इस पे फोर्स तो लगा रहा हूं अपने हाथ से, जैसे ये आपके ऊपर ये बुक है, इसको देखो मैं नीचे दबा रहा हूं, तो मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मैं इसका इनर्शिया चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनर्शिया चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इनर्शिया चेंज हो, लेकिन ये इतना रिजिड है कि इसका इनर्शिया चेंज नहीं हो पा रहा है मुझसे, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया, तब भी फोर्स है। यानी कि ऐसी कोई भी एक्सटर्नल चीज जो कि किसी भी बॉडी का किसी भी प्रकार का इनर्शिया चेंज कर पाए या फिर चेंज ना भी कर पाए, करने की कोशिश करे, तो वो एक्सटर्नल एजेंसी क्या कहलाती है बच्चों, फोर्स। एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। और आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इसलिए मैंने कहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इट स्टेट्स दैट an external agency which can change or tends to change, है ना बच्चों, चेंज करने की कोशिश करे, भले ही चेंज ना कर पाए, लेकिन अगर कोशिश भी हो रही है तो भी वो फोर्स कहलाएगा। tends to change the state। अब वो स्टेट कोई भी हो सकती है बच्चों, वेदर इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, कुल मिला के इनर्शिया को चेंज कर पाए। डायरेक्शन ऑफ एनी बॉडी
इज कॉल्ड एज, इसी एक्सटर्नल एजेंसी को इज कॉल्ड एज फोर्स बोला जाता है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा, स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक्चुअली में फोर्स की डेफिनेशन को बताया गया है ना न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में। तो या फिर आप इसको इस तरीके से भी कई किताबों में शॉर्ट में एक लाइन में आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का कि फोर्स के बारे में ही है, तो इस तरीके से भी इसको बोला जा सकता है कि फोर्स इज अ क्वांटिटी, force is a quantity which can change or tends to change the inertia of body। तो मैंने आपको दो स्टेटमेंट बता दी हैं, आपको जो अच्छी लगे वो आप ध्यान में रखिएगा, है ना, और स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। तो आई होप आपको स्टेटमेंट से भी क्लियर हो गया, और वो स्टेटमेंट सेल्फ सफिशिएंट है फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने के लिए, है ना। तो आई होप इसमें कोई ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों सेकंड लॉ अब पढ़ना है हमें। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन और स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी। अब सेकंड लॉ करने से पहले आपको एक टर्म जानना है, उस टर्म के बारे में हम सीख लेते हैं। हालांकि आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन बच्चों को तकलीफ है मोमेंटम को समझने में, उनको मोमेंटम की क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो वो टर्म है मोमेंटम, है ना। अब 9th में क्या होता है ना बच्चों की डेफिनेशन ऐसी बता दी जाती है मोमेंटम की कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और बच्चा फिर फॉर्मूला रख लेता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन वो हुआ क्यों है, मास इनटू वेलोसिटी आया क्यों है, उसको समझने की जरा जरूरत है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे को होनी चाहिए। तो एक्चुअली मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि मोमेंटम जो है एक्चुअली इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन। मोमेंटम एक्चुअली में आपको इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन के बारे में बताता है, यानी किसी बॉडी का मोशन कितना इफेक्टिव होगा, कहने का मतलब वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये चीज हमें मोमेंटम बताती है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, डेफिनेशन आप समझ ही जाओगे, और फिर उससे फॉर्मूले पे तो बिल्कुल आसानी से आ जाओगे। उससे फॉर्मूला तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान देखो, अगर मैं यहाँ पे पहले केस में ऐसा बोलूं कि भाई यहाँ पे एक बालक है, मान लो ए नाम का, यहाँ पे दूसरा बालक है मान लो बी नाम का। इस बालक ने इसकी तरफ टेनिस बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये दूसरा बालक इसको कैच कर लेगा आसानी से, उसको कोई समस्या नहीं है इसको कैच करने में, है ना। तो वो दूसरा बालक ने इसको कैच कर लिया, बड़ी दिक्कत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उसके हाथ लाल हो जाएंगे अगर उसने सही से कैच नहीं किया। हाथ में लगेगी थोड़ी चोट, लेकिन ये आसानी से कैच हो जाएगा। यानी टेनिस बॉल का जो वेलोसिटी है और टेनिस बॉल की कुछ मास रही होगी, तो इसका मोशन आपको इतना खतरनाक नहीं दिख रहा होगा, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है, वो आसानी से इसको रोक सकता है। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस कम है, आपको देखो तो यहाँ पे मोशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बच्चों लेस है। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लूं जिसमें क्या हो रहा है कि अब यहां से वही, यहां पे सेकंड बालक है बी, ए बालक की जगह यहाँ पे ट्रेन है बच्चों, ट्रेन, और ये जो ट्रेन है ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है। तो आप सोचो क्या ये वाला अब इसको कैच कर पाएगा? ट्रेन को कैच क्या करेगा? ट्रेन इसको उड़ा देगी, और ये सीधा कैच होंगे भाई भगवान के पास, है ना, ऊपर वाले के पास। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि स्पीड तो दोनों की बराबर है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डेंजर ज्यादा है, ट्रेन के केस में इफेक्टिवनेस ज्यादा है। यहाँ पे खतरा क्यों ज्यादा हो गया? सेम स्पीड थी भाई, क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। यानी मुझे एक बात समझ में आता है कि अगर कोई पार्टिकल अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा तब होगा जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा। यानी अगर दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं
तो उसका वो कितना डेंजरस हो सकता है उसका मोशन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस पार्टिकल का मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा डेंजरस होगा, उसका मोशन ज्यादा खतरनाक होगा, उस मोशन का इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ये हमें समझ में है। यानी कि मोमेंटम जो मैं इफेक्टिवनेस या मोशन बोल रहा हूं या डेंजर ऑफ मोशन बोल रहा हूं, वो एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरे सिचुएशन में फिर से फर्स्ट केस में जाएं, तो अब हम क्या करें कि बच्चों ऐसा मान लो कि यहां पे हमने एक गन लगा रखी है और इस गन से एक बुलेट को फायर किया और यहाँ पे कोई आदमी है, तो आप जानते हो कि इस बुलेट से जब इसको फायर करोगे तो ये आदमी तो भाई खत्म हो जाएगा, बहुत खतरा है, बहुत डेंजर है, इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ मोशन ज्यादा है, आदमी तो सीधे प्राण त्याग देगा ना बच्चों अपने। लेकिन सेकंड केस में वहीं पर अगर मान लो कि ये जो बी वाला व्यक्ति था, ये ए वाला व्यक्ति है, ये इसको बुलेट फेंक के मारता है, थ्रो करता है, थ्रो, बंदूक से नहीं चला रहा है, इसको केवल थ्रो कर रहा है, थ्रो बी वाले के पास। तो अब बी वाले का कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला बी वाले को। अब इन दोनों का मास सेम है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि बुलेट से चलने पर जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये इसको जाके हिट करेगा, जबकि थ्रो करने पर वेलोसिटी कम होगी, इसलिए यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है या डेंजरस जो मोशन का डेंजर है वो कम है। तो आपको ये बात समझ में आई कि मोशन ज्यादा डेंजरस, ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब उसका या तो मास ज्यादा हो या तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, यानी इफेक्टिवनेस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसलिए ये डिफाइन किया गया मोमेंटम को, ये जो नई क्वांटिटी बताई गई जो हमें मोशन के कैरेक्टर के बारे में बताता है कि मोशन कितना खतरनाक है, ये हमें जो बताता है उस क्वांटिटी का नाम हमने मोमेंटम दे दिया है, उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, इफेक्टिवनेस ज्यादा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका भी मोमेंटम ज्यादा। तो मोमेंटम आप खुद सोचो क्या फॉर्मूला बनेगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, इफेक्टिवनेस और डेंजरस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मोमेंटम का। मोमेंटम जो फिजिकल क्वांटिटी है ये क्यों बनानी पड़ी, ताकि हम मोशन के इफेक्टिवनेस को दर्शा पाए, उसको समझाने के लिए हमने मोमेंटम की क्वांटिटी बताई है ना। अब किताबों में इस चीज को मिस कर देते हैं और डायरेक्ट मास इनटू वेलोसिटी लिख देते हैं, इसलिए बच्चों को इसकी फीलिंग नहीं आती। लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि वाकई में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है और मोमेंटम क्यों जरूरी था हमारे लिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की अब डेफिनेशन लिखेंगे। तो मोमेंटम की डेफिनेशन जो किताबी भाषा में लिखी रहती है, पहले तो मैं वो लिख देता हूं। तो जैसे कहा गया है कि द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of a body is called as momentum, तो सिंपली इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, पी से डिनोट करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी। तो आपको पता चल गया कि यूनिट हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। और याद रखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मास तो स्केलर है बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर के साथ होता है तो जो क्वांटिटी आती है वो भी वेक्टर आती है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है और इस मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है बच्चों, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना। तो आप इस बात को भी यहाँ पे लिख लें, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी इसके डायमेंशंस वगैरह निकालना आपको आता है तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। अब ये काम खुद से करना चाहिए कि जितने भी हम क्वांटिटीज लिखते जाएंगे साथ में आपको कहीं पर उसके डायमेंशंस भी लिखना चाहिए, है ना। तो मैं नहीं लिखूंगा, ये काम आपका है, आपको लिखना चाहिए। आपको डायमेंशंस निकालना आता है, मैंने सिखा चुका हूं मैं आपको, तो आप लोग ये काम खुद कर लिया करो। डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द
डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है ना, ये चीज में हमें समझ में आती है। ठीक बच्चों, और ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो हो गया सी जो किताबों में डेफिनेशन होती है, लेकिन जो फील वाली डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया वो आप ध्यान से दे उसको भी लिख लें यहाँ पर और पढ़ लेना आप लोग, तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्चुअली मोमेंटम tells us about the effectiveness of मोशन ऑफ अ बॉडी। तो किसी पर्टिकुलर बॉडी का मोशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्टिवनेस है उसका, कितना खतरनाक है, डेंजरस है, वो एक्चुअली में हमें मोमेंटम बताता है। तो मोमेंटम का वो काम है ना। तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा मोमेंटम होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और आप देख लें बच्चों, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलूं तो आपसे अगर बोला जाए कि ग्राफ बनाओ भाई, तो ग्राफ अगर बनाएंगे इसका तो ध्यान से देखो, तो अगर मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ हमें बनाना आता है, हमने अब तो काइनेमेटिक्स में सारे प्रकार के ग्राफ बना लिए। तो इसका ग्राफ तो बड़ा ही आसान लग रहा होगा आपको, एक्स एक्सिस जब वी है और वाई एक्सिस जब मोमेंटम, इसकी भी मैक्सिमम पावर 1, इसकी भी मैक्सिमम, तो ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, और इसका स्लोप कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि मास जो है बच्चों वो तो कांस्टेंट होता है ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्योंकि मास कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। और अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो स्लोप की जगह मास है, तो कभी अगर ग्राफ दे दिया जाए और मास निकालने को बोले तो स्लोप को ही हम मास लिख सकते हैं। और स्लोप निकालना आपको आता है, बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छे से हमने चीजों को पढ़ा हुआ है ना, इसलिए बेसिक मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का मास चेंज हो रहा होता है, मास चेंज कराते हैं, वेलोसिटी चेंज नहीं कराते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ली और उनका मास अलग अलग हो रहा है बट सबकी वेलोसिटी सेम रखी, तो आपसे कभी कभी वो मोमेंटम वर्सेस मास का भी ग्राफ बना लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये भी कैसा बनेगा ग्राफ, लीनियरली वेरी करेगा, है ना। और अगर मास जो आपका मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ है, अगर आप उसका स्लोप निकालेंगे तो वो आपको कांस्टेंट वैल्यू जो है वेलोसिटी की वेलोसिटी दे देगा, है ना। तो ये कुछ है चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया ना, बुक में ग्राफ बने रहते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। और इसमें तीसरा ग्राफ भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपसे। हो सकता है कि अब मोमेंटम कांस्टेंट रखा जाए, अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाओ। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बच्चों m भी कांस्टेंट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और मैंने बताया था कि अगर m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, याद होगा आपको। तो यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना दो, ये तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा ना। तो कोई भी चीज हमें कांस्टेंट गिवन हो और किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ पूछा हो तो बड़े ही आसानी से हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिक ग्राफ्स बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं काइनेमेटिक्स में ना, इसलिए उनको रिवाइज करते रहना जब तक कि पूरी फिजिक्स खत्म नहीं हो, वो 12th तक रिवाइज करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ग्राफ जो बीच बीच में चैप्टर में आएंगे उसमें आपको कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आपको ग्राफ भूल जाओगे, आप बेसिक्स ग्राफ भूल जाओगे तो फिर किसी भी दूसरे चैप्टर में ग्राफ के प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएंगे ना बच्चों। तो ग्राफ्स को लगातार रिवाइज करते रहें, ये अब कंटिन्यूस प्रोसेस है रिवीजन का, जो आपको 12th तक, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको याद रखना पड़ेगा, तभी चीजों को आप समझ पाओगे जो किताबों में लिखी होगी, नहीं तो फिर उनको समझने में दिक्कत जाएगी ना। तो आई होप
द पॉइंट ऑफ मोमेंटम, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज क्लियर। बाकी के इसके जो भी सवाल हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये मैं आपको कराऊंगा, बट उस वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करेंगे। अभी तो सेकंड लॉ के लिए आपको इतना बताना था, वो मैंने आपको बता दिया।